नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का यह दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है आज सेकंड, अध्याय 2। अध्याय का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आज इतिहास में हम लोग आखेट के विषय में पढ़ेंगे, शिकार के विषय में, खाद्य संग्रह, खाद्य मतलब खाद्यान्न जो खाते हैं लोग उसका संग्रह करना, जमा करना, और वहाँ से लेकर के भोजन उत्पादन तक, भोजन का उत्पादन कैसे करना शुरू किया इंसान। आज हम लोगों के विषय वस्तु में ये सब मुद्दे शामिल होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग उस बच्चे की कहानी पढ़ते हैं जिस बच्चे का नाम है तुषार। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। ठीक है, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, अब तुषार की समस्या का समाधान हम लोग इस पाठ में करेंगे। आरंभिक मानव, शुरुआती मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? सवाल है कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक वो खाद्यान्न जमा करते थे, आखेट करके लाते थे और अपना भोजन संग्रह करते थे, एकत्रित करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सब चीज़ें हैं जो वे खाते थे, इनका संग्रह करते थे, इन्हें जमा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ये आखेटक खाद्य संग्राहक, खाद्य जमा करने वाले लोग, इस समुदाय के लोग हमेशा घूमते रहते थे। इसके और भी कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था और पानी झीलों
झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये सब कारण बताए गए क्यों लोग जाते थे। तो कारण हम लोगों के दिमाग में आ गया कि वे भोजन की तलाश में जाते थे। वे एक ही जगह जमा रहते तो वहाँ का खाद्यान्न समाप्त हो जाता, इसलिए नई जगह पर जाना होता। एक ही जगह के जानवर भाग के दूसरी जगह चले जाते, उनका पीछा करते हुए वे लोग भी जगह बदलते। पेड़ पौधे फल फूल का मौसम अलग अलग होता है, जहाँ फल लगेंगे वहाँ वे लोग जाते थे। और पानी के लिए जहाँ पानी होगा वहाँ जाना होता था। गर्मी के दिन में पानी के स्रोत बदल जाते थे, इसलिए इन लोगों का स्थल भी बदल जाता था। तो आरंभिक मानव क्यों घूमते थे, इसका आंसर मिला। आंसर है, एक पंक्ति में कहा जाए तो आरंभिक मानव भोजन की तलाश में इधर से उधर आते जाते थे। आज का इंसान भी जो भी कार्य व्यापार करता है वह भोजन के लिए ही तो करता है, कमाने के लिए, खाने के लिए। आम जीवन का उद्देश्य क्या है? तो कमाना, खाना, यही तो है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ, ईंधन मतलब जलावन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये सब, ये बायां और ये दायां, ये लिखा हुआ है। ये सब ये औजार हैं, प्रारंभिक औजार। इनका उपयोग होता था। क्यों होता था वो यहाँ पर है। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, ये बाएं वाला ये, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं। पुरा स्थल मतलब पुराने स्थल, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। इसमें ये जो चिन्हित है लाल वाला, ये सब लाल, ये आखेटकों के रहने की जगह है। ये लाल, ये लाल, ये लाल, ठीक है। जहाँ कहीं भी लाल है तो ये समझिए ये जगह है जहाँ पर आखेटक पाए जाते थे। इसके अलावा नदी किनारे थे तो उनको वहाँ पर उतनी पहचान नहीं है। तो ये आपको पता चला, इसलिए नक्शा देखना चाहिए। नक्शा देख कर के ही समझना सबसे सही तरीका होता है। तो जगह क्या क्या है? भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में, ठीक है।
इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में, कंदराएं मतलब पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में, दरारों में लोग रहते थे। गुफाओं में, गुफाएं और कंदराएं ये पहाड़ों में होती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। इसीलिए गुफाओं में रहते थे जहाँ वर्षा से भी, धूप से भी, हवाओं से भी उनकी रक्षा होती थी, और पत्थर होते थे जिसके हथियार बना करके वे लोग जीवन यापन करते थे। इसीलिए पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में आदि मानव रहते थे। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? वहाँ पर पहाड़ों पर, वहाँ भित्तियों पर, वहाँ गुफा की दीवारों पर इन लोगों ने चित्र बनाए हैं। इंसान आदिम काल से ही कला प्रेमी रहा है। जब वो गुफाओं में भी रहता था तो वहाँ भी गुफा की दीवारों पर चित्रकारी किया करता था। तो एक शैल चित्र है। ये शैल चित्र मतलब पत्थर पर बना हुआ चित्र। ये शिकार सो कर रहा है। देखिए, एक को एक खदेड़ रहा है। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से मिले चित्र हैं, जिनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए, ये गुफा, इसी में गुफा, ऐसी ही चट्टानों में गुफाएं होती थीं। कितना साफ और सुंदर ये फोटो है। पुरास्थल, पुरास्थल का माने समझिए कि उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा, इसलिए अभी जो पढ़ रहे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। आग की खोज। अब मानचित्र 2 की बात करेंगे हम लोग। कुरनूल गुफा ढूंढना है उसमें। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। राख के अवशेष मिले तो मतलब वे लोग आग जलाना जानते थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आप बता सकते हैं तो बताइए। आप ज़रूर बता पाइएगा कि आग से गर्मी मिलती है, आग से खाना बनता है, और आजकल आग का रूप बदल गया है। आजकल बहुत भिन्न भिन्न रूपों में हमें अग्नि के दर्शन होते हैं। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने, पुरातत्व के जानकार लोग, पुराने तत्वों को पढ़ने वाले, इतिहास में पौराणिक चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को अध्ययन करने वाले लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार, वे खुदाई करते हैं और पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करके उनकी विषय में जानकारी एकत्रित करते हैं। वे पुरातत्वविद हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को ये पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। क्या पर है कि पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर।
पुरापाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 90% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस काल समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मेसोलिथिक एज में जो पाषाण के औजार होते थे वे साइज में बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ लघु पाषाण का मतलब हुआ पत्थर के छोटे औजार जो मेसोलिथ एज में पाए जाते थे। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। हंसिया और आरी साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का उपयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, अब उस पर ये आपको पढ़ना है। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में, उपमहाद्वीप मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत के इर्द गिर्द जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ऐसे बना कृषक समुदाय। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ज़रूरत के हिसाब से ये तबका बनकर तैयार हुआ जिसका नाम हुआ कृषक। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ऐसे बने होंगे पशुपालक। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो ये मान लीजिए कि हम लोग किसी लड़की से सवाल पूछ रहे हैं तो पूछे
कि क्या तुम बता सकती हो सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा। तो कुत्ते के विषय में सोचिए, बताइए क्यों बना होगा वो पहले? क्योंकि वो स्वामी भक्त ज़्यादा थे और मनुष्यों के साथ सेट हो जाते थे, एडजस्ट हो जाते थे। बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। मैंने ऐसे जानवरों को कौन पालेगा जो पालने वाले का ही शिकार कर ले? तो जाहिर है कि जो शाकाहारी है, जिसके दांत छोटे हों, उसको पालते हैं। इन दांतों को देखो, इन दांत देखिए भाई, कितने बड़े बड़े दांत हैं। ये दांत। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। सबसे प्राचीन फसल कौन है? तो गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया वो कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी, और अनाज जो पैदा किया पहले पहल वो गेहूं और जौ। एक नवीन जीवन शैली। अब इन चीज़ों के आविष्कार से नई जीवन शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को अनाज को बचाना क्यों था? तो भोजन और बीज के लिए। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण मतलब रखें कहाँ, रख रखाव। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। निश्चित रूप से आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो संग्रहण की आवश्यकता हुई अनाज को रखने के लिए, तो बर्तन की आवश्यकता हुई तो बर्तन बने होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन
भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशु पालिएगा तो दूध मिलेंगे, अंडे मिलेंगे, मांस मिलेंगे। तो ये चलता फिरता भंडार गृह है पशु। इसलिए पशुओं का महत्व इंसान के जीवन से जुड़ गया। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। जले हुए अनाज के दाने। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में वहाँ मिला है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गड्ढा खोदकर घर बनाया, इसका नाम रखा गर्तवास। गर्त में वास करते थे, जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। अब आप कल्पना कीजिए और गर्तवास का चित्र बनाइए। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। नवपाषाण का क्यों? क्योंकि पुरापाषाण युग से इनका रंग ढंग भिन्न है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये हम लोग पढ़े। ये सब देखिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। ये उपकरणों का चित्र है। ये सब देखना है, सीखना है। इतिहास ज्ञान का स्रोत, इसीलिए तो माना गया है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब ये देखिए उस समय का ये पात्र। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। अब ये देखिए,
मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 पर जाना है आपको और उसमें मेहरगढ़ ढूंढिए। जगह का नाम मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जगह का नाम जब आप ढूंढेंगे तो क्या पाएंगे कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, ये दर्रा है हिमालय में, वो बोलन दर्रा है के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिलीं, जिनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर तथा आयताकार भी, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समानांतर हों। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए, ये सब समय समय के हिसाब से बदलता गया। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है ये, ठीक। अब देखते हैं फ्रांस में अन्यत्र। अपने देश के बाहर की बात करो तो फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढिए। फ्रांस ढूंढना है आपको एटलस में। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल में खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इसकी खोज किसने की? स्कूली छात्रों ने। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये सब दिखाया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये फ्रांस का दृश्य हम लोग देखे। आदिम युग के लोग फ्रांस में भी थे, इसका मतलब हुआ सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं थे। अब ये एक नव पाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की देश है, एटलस में ढूंढना चाहिए आपको। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ड्यूक तुर्की में है। जगह का नाम है एक चताल ड्यूक तुर्की में है। वहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। तो बताओ, कौड़ियों तथा सीपियों का क्यों उपयोग होता रहा होगा? लेन देन के लिए, व्यापारिक उपयोग के लिए। अब आपको ये सोचना है। ये पाठ मैंने पढ़ाया, जब ये 4-5 पाठ मैं पढ़ा लूँगा तो प्रश्नोत्तर के लिए प्रश्नों की सूची प्रस्तुत करूँगा। तो ये 6 पढ़ा रहा हूँ, इसका 7 पढ़ाऊँगा, 8 पढ़ाऊँगा, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ाऊँगा। पूरा इतिहास NCERT में जो लिखा है मैं आपको पढ़ा दूँगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको ज़रूर सहायता मिलेगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।